Good afternoon, friends. Here we are going to discuss the endomembrane system, in which we would cover the endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles. सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमने इन चार सेल ऑर्गेनल्स को एक कॉमन नाम क्यों दिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों दिया है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से कंपेयर करें तो हमें यह एहसास होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, ना ही तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस होंगे और ना ही कोई दूसरी मेम्ब्रेनस बॉडीज जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स इत्यादि होंगे। तो हमने इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को, जो कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, यानी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमने एक नाम क्यों दिया है। उसका वजह यह है कि इन चारों नाम में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है कि इनमें से सभी से वेसिकल्स बड आउट होती रहती हैं और वेसिकल्स फ्यूज होती रहती है। तो एक लगातार एक कॉन्टिन्यूम बनता है और ये कॉन्टिन्यूम बेसिकली इनमें आपस में प्रोटीन्स और लिपिड्स को शटल करता रहता है। अब ये शटल होने की वजह क्या है? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनल में अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं और इसी तरीके से लिपिड और प्रोटीन के अलग अलग लेवल के मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब हम सबसे पहला सेल ऑर्गेनल कंसिडर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें तकरीबन सेल की टोटल मेम्ब्रेन का 60% मेम्ब्रेन होगा और ये ओवरऑल सेल के वॉल्यूम का 10 to 15% वॉल्यूम कवर करता है। ये ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी का बना हुआ एक नेटवर्क है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड रहता है। खास बात यह है, ये पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन के फॉर्म में होगा। तो कुल मिलाकर मेम्ब्रेन का एक जाल है जो कि 3 अलग अलग भागों में अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग विभाजित रहेगा, जिनमें से पहला है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली सिस्टर्नी की बनी हुई होती है और इसको रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी मेम्ब्रेन पर, बाहरी मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सपोज होगी, उस पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। जैसे लाख की चूड़ियों पे मोती स्टडेड होते हैं, वैसे ही इस पूरी के पूरे मेम्ब्रेन पर काफ़ी सारे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, जिनका काम है प्रोटीन को बनाते जाना और बनते बनते प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करवा देना। तो कुल मिला के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया प्रोटीन का प्रोसेसिंग। अब प्रोटीन प्रोसेसिंग क्या है? प्रोटीन प्रोसेसिंग किसी भी तरीके से प्रोटीन को फंक्शनल बनाने के लिए जो भी मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ते हैं, उनको हम कलेक्टिवली प्रोटीन प्रोसेसिंग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, चपाती या रोटी प्रोसेस्ड वीट है। वीट का प्रोसेसिंग होने के बाद में हम चपाती बना पाते हैं और उसी को हम खा पाते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन का फंक्शनल आस्पेक्ट अगर उसमें लाना है तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी, उन मॉडिफिकेशंस को कलेक्टिवली हम प्रोसेसिंग नाम देते हैं। दूसरा जो मेम्ब्रेन डोमेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है और स्मूथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर राइबोसोम स्टडेड नहीं होते। इसका मुख्यतः काम जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, यानी अलग अलग टाइप के लिपिड का सिंथेसिस और उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम रहता है। तीसरा जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, जहाँ से वेसिकल्स लगातार बड आउट होती रहती हैं। तो ये हमेशा एक ट्रांजिशन फॉर्म में रहता है। ये कभी भी कंप्लीट एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इसका हमें देखने को नहीं मिलता। मुख्यतः रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम आगे
इस चैप्टर में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, कि उनका रेशो क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोशिका का फंक्शन क्या है। अगर कोशिका प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है, जैसे कि पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड सेल्स, तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन ज़्यादा होगा। और अगर कोई कोशिका प्रोटीन सिंथेसिस कम कर रही है लेकिन स्टेरॉइड सिंथेसिस ज़्यादा कर रही है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एट्सेट्रा, तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन। ये बेसिकली स्केलेटल मसल्स में होता है और स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में होता है, जो कि मेनली एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। इनके 3 मुख्यतः काम हैं। पहला इनका काम है मेम्ब्रेन लिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस में इनका रोल। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और स्टेरॉल्स। ये तीनों ही टाइप के अलग अलग हद तक जो इनका सिंथेसिस होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होगा। स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिकॉइड्स हैं, तो ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं उनका सिंथेसिस भी एक बेसिक प्लान के तहत होता है और उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो एंजाइम रखता है जो इनके सिंथेसिस में कुछ हद तक काम आता है। कुछ हद तक साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है, वो अलग अलग डिटेल में हम आगे कंसिडर करेंगे। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम अच्छी तरीके से जानते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, जैसे इथेनॉल हो गया, बारबीट्यूरेट्स होंगे। बारबीट्यूरेट्स जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के तौर पे काम में लिए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको यूजुअली हेपेटोसाइट्स यानी लीवर की कोशिकाओं में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीजनेज और साइटोक्रोम P450 फैमिली के एंजाइम्स, वो इन हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स को हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स किडनी से होते हुए एक्सक्रीट आउट करे जा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट को कम किया जाता है। इसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दर्जा दिया करते हैं। तीसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है कैल्शियम आयंस को सिक्वेस्टर करना या उनको स्टोर करना। और ये काम बेसिकली मसल सेल्स की मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जिसको हम अलग से नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन तीनों फंक्शंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में कंसिडर करते हैं। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उन सभी का सिंथेसिस, चाहे वो फॉस्फोलिपिड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे स्फिंगोलिपिड हो, इन सभी के सिंथेसिस में सबसे अहम भूमिका जो होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही होती है। इनमें जो मोस्ट कॉमन होंगे फॉस्फोलिपिड्स, उनका सिंथेसिस हमेशा और हमेशा साइटोप्लाज्मिक सतह जो होगी, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट जो होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उस पर ही होता है और वहाँ से ही ये बाकी की जगह पे बाकी की मेम्ब्रेन को सप्लाई करे जाते हैं। इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है वो होता है फॉस्फेटाइडिक एसिड, और उस फॉस्फेटाइडिक एसिड पर अलग अलग पोलर हेड्स अटैच करवा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इथेनोलामीन, फॉस्फेटाइडिल सेरीन, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल, इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा जो टाइप का मेम्ब्रेन लिपिड है वो है स्फिंगोलिपिड, जिसमें सिंपलेस्ट स्फिंगोलिपिड होता है सिरेमाइड। ये सिरेमाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनाया जाता है और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी में, और वहाँ पर सिरेमाइड को, जो कि सिंपलेस्ट स्फिंगोलिपिड है, इसको कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड में तब्दील कर दिया जाता है।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपलेस्ट टाइप के स्फिंगोलिपिड ही सिंथेसाइज कर सकता है, और उसके लिए जो प्रिकर्सर मटेरियल है वो है सेरीन और पामेटोइल फैटी एसिड। सेरीन एक अमाइनो एसिड है, पामेटोइल फैटी एसिड है। इन दोनों के फ्यूजन से स्फिंगोसिन बनता है, और वो स्फिंगोसिन एक बैकबोन की तरह से काम करेगा, और उस पर अगर फैटी एसिड अटैच करवा दिया जाता है तो एन एसाइल स्फिंगोसिन यानी कि सेरेमाइड बनता है। तो कुल मिला के सिंपलेस्ट टाइप के स्फिंगोलिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे, और कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड के लिए हमें गोल्जी बॉडी में जाना पड़ेगा, और गोल्जी बॉडी में ही तभी कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड बन सकते हैं जब सेरेमाइड की सप्लाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में हो पाए। जैसा कि आप यहाँ पे गोल्जी बॉडी का केस देख रहे हैं, गोल्जी बॉडी में सेरेमाइड फॉस्फोरिल कोलिन की प्रेजेंस में स्फिंगोमाइलिन में तब्दील हो जाएगा, जो कि एक टाइप का स्फिंगोलिपिड है, और कार्बोहाइड्रेट मोइटी अगर इस पे अटैच करवा दी जाती है तो इसको ग्लायोस्फिंगोलिपिड्स का दर्जा देते हैं। तो ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन था। तो हमने यहाँ पे 3 मेजर फंक्शंस कंसिडर करे थे। हम जाते जाते इन तीनों फंक्शंस को एक बार फिर याद कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं और स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस। नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली इन द हेप्टोसाइट्स। नंबर 3, sequestration of calcium ions especially in the modified smooth endoplasmic reticulum of muscle cells known as sarcoplasmic reticulum. थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स कैसे पहुंचती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। टेक केयर वेल इन द कोविड टाइम। थैंक यू सो मच।